Hello everyone, welcome to the new class of biology. In today's class we will discuss about the topic fertilization and implantation. So how does the process of fertilization and implantation takes place in a human body? We'll discuss it in the today's class. Okay. So before that we must know the basic thing, what is fertilization and what is implantation. Fertilization is nothing but the process of formation of fusion of the male gamete with the female gamete, है ना। जो मेल गमेट होता है उस मेल गमेट का फीमेल गमेट के साथ फ्यूजन उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन मतलब जो भी जाइगोट मिला है उस जाइगोट का इम्प्लांट कराना, फीमेल बॉडी के स्ट्रक्चर में जो भी स्ट्रक्चर रहता है उस स्ट्रक्चर में इम्प्लांट कराना, उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो दैट्स द बेसिक थिंग। we are well aware that the gametogenesis process, जो भी गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस है उसमें से हमें मेल और फीमेल गेमेट मिल जाता है। तो इस मेल और फीमेल गेमेट्स के मिलने से फ़ायदा नहीं होगा, इनका फ्यूजन होना ज़रूरी है ताकि ये फर्टिलाइज्ड हो और नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे सके। सो व्हाट हैपेंस व्हेन अ कोइटस ऑकर, जो सीमन रहता है, जो मेल गेमेट के साथ मिक्स किया गया सेमिनल प्लाज्मा है सीमन, that will be released from the male body. It enters into the vagina, and that process is known as insemination, which is necessary for which is necessary for the fertilization process। क्योंकि हम ये जानते हैं कि मेल गेमेट मोटाइल होता है और फीमेल गेमेट इमोटाइल होता है, मतलब फीमेल गेमेट मूव नहीं कर पा सकता। सो मेल गेमेट या फिर जो स्पर्म्स रहते हैं उसको जाना बहुत ज़रूरी है। सो जो स्पर्म्स रहते हैं दे विल स्विल रैपिडली, they will go through the cervix, which is a part of female reproductive system, enter into the uterus, reach in the ampulla of the oviduct of the fallopian tube। यहाँ तक पहुँच गया हमारा स्पर्म। तो स्पर्म को पहुँचने के साथ साथ ओवरी से ओवम का भी रिलीज होना ज़रूरी है, ताकि अब सब स्पर्म पहुँच गया, स्पर्म वहाँ पर पहुँच कर फालतू में बैठेगा नहीं। एट द सेम टाइम ओवरी मस्ट ऑल्सो बी रिलीज्ड so that the fusion process takes place। So it is very much necessary that at that time the sperm is being released, at the same time simultaneously the release of the ovum must also occur to the ampulla। ampulla में ही ये process होता है, ठीक है। ampulla के अंदर हमारा ये जो स्पर्म है वो भी पहुंचे और ओवम भी पहुंचे, ये दोनों पहुंचे, ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हो सकता, and that particular body would not be carrying or would not be termed as a carrying mother। मतलब carrying mother का दर्जा उस पर्टिकुलर फीमेल बॉडी को नहीं मिल पाएगा, and there would not be any case of pregnancy in that particular female structure। अब ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, जो स्पर्म रहता है वो ओवम के ऊपर एक सराउंडिंग कवरिंग है। हमने पढ़ा था कल ओवम का स्ट्रक्चर, जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है विच इज़ नॉन एज द जोना पेलुसिडा। उस जोना पेलुसिडा पर स्पर्म का जो हेड स्ट्रक्चर रहता है जिसमें एक्रोसोम मौजूद रहता है वो उसमें एम्बेड हो जाता है, और जैसे ही वो छू लेता है ये एक इंडिकेशन रहता है कि आगे कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा वहाँ पर। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, और ये एक्चुअली एक नॉलेज भी है, ये एक्चुअली सबसे बड़ा नॉलेज भी है दैट एट ए टाइम वन स्पर्म कैन ओनली एंटर और फ्यूज विथ एन ओवम। मतलब हमने देखा कि नियर अबाउट 3 to 4 मिलियन स्पर्म्स का रिलीज होता है ड्यूरिंग एन इजैकुलेशन, लेकिन ओवम एट ए टाइम सिर्फ 1 ही रिलीज हो पाता है। तो उस एक ओवम को फ्यूज़ करने के लिए ये जो जितने भी लाखों तादाद में जो स्पर्म्स होते हैं दे जस्ट get into that fallopian tube and only one sperm can be fused at a time। so उसके प्रोसेस में जब वो जोना पेलोसिडा को आके टच कर लेता है, कांटेक्ट में आ जाता है, it restricts the other sperms to get in contact with that ovum। और जैसे ही वो एक स्पर्म आके कांटेक्ट में आ गया, नेक्स्ट प्रोसेस व्हाट हैपेंस, स्पर्म का एक्रोसोम कुछ सेक्रेशन करने लग जाता है। सेक्रेशन मतलब उसके अंदर ये एंजाइम्स उसके उस ओवम के अंदर, ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म तो हम जानते हैं ना, सेल ही है तो है ओवम, तो उसके अंदर कुछ सेक्रेशंस करने लग जाता है जोना पेलुसिडा के द्वारा।
यहाँ पर सेकेंडरी ओसाइट का सेकेंड मायोटिक डिवीजन कंटिन्यू हो जाता है। अभी तक पिछले उस केस में जहाँ तक हमने बात की थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के केस में, देयर वाज ओनली द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसके तहत वहाँ पर एक्चुअली सेकेंडरी ओसाइट तक तो मिल गया, लेकिन बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल वगैरह बन रहा था वो एक्चुअली सेकेंड मियोटिक डिवीजन की वजह से वहीं पर ही हो जाता था। लेकिन ओवुलेशन के टाइम वहाँ पर एक सेकेंड मियोटिक डिवीजन इंड्यूस हो जाता है। यहाँ पर इस की वजह से इस सेकेंड मियोटिक डिवीजन की वजह से एक सेकेंड पोलर बॉडी और एक ओवम, जिसको ओटिड कहते हैं, वहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है। स्पर्म ओवम के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है और एक डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करता है। डाइप्लॉइड जाइगोट जानते हैं हम, जाइगोट विच हैज़ नियर अबाउट 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल। देन व्हाट हैपन्स, फर्टिलाइजेशन के स्टेज में इतना तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब अगला स्टेज होता है कि सेल और ज़्यादा डिवाइड हो, जाइगोट में और ज़्यादा डिवीजन हो जाता है। जाइगोट के सेल में डिवीजन होने के लिए जाइगोट जहाँ पर ये डिवीजन हुआ था एम्पुला में, वहाँ से हट जाता है, इस्थमस की तरफ मूव हो जाता है, और इस्थमस की तरफ मूव होकर यूट्रस की तरफ मूव होने का मतलब इस्थमस से लेके यूट्रस तक मूव होकर आ जाता है। इस मूवमेंट में, इतने ही मूवमेंट के अंदर अंदर ये जो जाइगोट है वो माइटोटिक डिवीजन हो जाता है। मतलब पहले 2 सेल का हो जाता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16 सेल वाला स्ट्रक्चर हो जाता है, और ये 16 सेल वाला स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोमियर। जैसे ही ब्लास्टोमियर आ जाता है, ब्लास्टोमियर में जो मतलब 8 से 16 के बीच का जो स्ट्रक्चर बन जाता है, उसी स्ट्रक्चर में ब्लास्टोमियर मोरुला में ट्रांसफर हो जाता है, मोरुला और डिवाइड हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था 8 to 16 स्टेज तक आते आते ब्लास्टोमियर कन्वर्ट हो जाता है मोरुला में, मोरुला कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ओके, ब्लास्टोसिस्ट का जो एक्चुअली ब्लास्टोमियर होता है, उस ब्लास्टोमियर में क्या होता है, उसमें एक बाहर का एक लेयर हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट। वो ट्रोफोब्लास्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, एंड इसी ट्रोफोब्लास्ट के अंदर कुछ सेल्स मौजूद रहते हैं जिसको हम इनर सेल मास कहते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट से अलग हो जाते हैं और एक एम्ब्रियो फॉर्मेशन वहाँ पर शुरू हो जाता है। यही ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टोमियर का नाम था जिसका, ये ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंड इसी इम्प्लांटेशन के द्वारा एक प्रेगनेंसी प्रोसेस वहाँ पर शुरू हो जाता है। मतलब इंसानों के इसमें 9 मंथ्स के बाद एक ह्यूमन बेबी का डेवलपमेंट होता रहता है, और उसी ह्यूमन बेबी डेवलपमेंट के बाद एक वुमन एक चाइल्ड को बर्थ दे पाती है। तो इसका कंप्लीट डायग्राम आपको 3.11 फिगर में मिल जाएगा। ओके, इसमें एक और चीज़ आपको बतानी है। हमने अभी बात की थी डाइप्लॉइड जाइगोट का। ये जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था, ये कंट्रोल कैसे करवाता है? मेल्स के केस में और फीमेल्स के केस में क्रोमोसोम्स अलग अलग रहते हैं ना। 46 क्रोमोसोम्स तो रहते ही रहते हैं, ये हम जानते हैं। इसमें से 46 क्रोमोसोम्स में से एक पेयर जो है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेंडर डिटरमाइन करता है। जो भी मेल या फीमेल है उसका जेंडर डिटरमाइन करने वाला वो एक हार्मोन, वो एक क्रोमोसोम है। उस एक क्रोमोसोम को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। उस एक क्रोमोसोम को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब सेक्स क्रोमोसोम एक्चुअली जोड़ियों में रहता है क्रोमोसोम्स। मेल के केस में क्रोमोसोम रहता है XY, फीमेल के केस में क्रोमोसोम रहता है XX। मेल्स के केस में क्रोमोसोम रहता है XY, फीमेल के केस में क्रोमोसोम रहता है XX। यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाइड है, मेल के केस में दोनों जोड़ियाँ अलग अलग हैं, लेकिन फीमेल्स के केस में दोनों जोड़ियाँ एक जैसे हैं। तो जब भी एक नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रहा हो, चाहे वो मेल, चाहे वो चाइल्ड बॉय हो या गर्ल हो, इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर एक्चुअली रहता है मेल्स के केस में। मेल्स के इस डिफरेंशिएशन की वजह से एक चाइल्ड बॉय या गर्ल हो सकता है। आप एक यहाँ पर अगर आप पॉसिबिलिटी देखो तो इनमें से अगर एक एट ए टाइम इसके साथ फ्यूज़ करें तो XX मतलब XX क्या है, एक लड़की, या फिर XY मतलब यहाँ पर XX XX 2 चांसेस होते हैं। ये X
इसके साथ अगर जुड़ जाए तो भी लड़की, ये एक्स इसके साथ जुड़ जाए तो भी लड़की। और एक दूसरा चांस क्या हो सकता है, ये एक्स इस वाई के साथ जुड़ जाए तो एक लड़का, ये एक्स इस वाई के साथ जुड़ जाए तो लड़का। मतलब अगर 100% पॉसिबिलिटी लेते हैं तो 25% के चांसेस, सॉरी 50% के चांसेस रहते हैं लड़की होने का, और 50% चांसेस होता है लड़का होने का। दो ही पॉसिबिलिटी है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए। एंड वो प्रोबेबिलिटी डिसाइड एक्चुअली कौन करता है, मेल गेमेट का ये डिफरेंशिएशन। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फीमेल्स डू नॉट डिटरमाइन द जेंडर ऑफ ए चाइल्ड, एक्चुअली इट इज डिटरमाइंड बाय दिस डिफरेंशिएशन ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द मेल बॉडी। तो समाज में जितना भी अत्याचार वगैरह जो भी हो रहा है फीमेल्स के खिलाफ, इट इज़ जस्ट फूलिशनेस। एक्चुअली सभी की जो रूट, जो जड़ है वो एक्चुअली मेल्स हैं, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स के जड़ लड़के नहीं होते, ये भी मैं बता देता हूँ। लड़कियाँ भी सभी प्रॉब्लम्स की जड़ नहीं होते, ये भी बता देता हूँ। It's because of the attitude of some persons that some persons are being accused of some problems, okay, whatever it is. So this the gender discrimination in for a female or a male actually happens because of this presence of the differentiation in the male chromosomes. Okay, so that's all about fertilization and implantation. In next class we will discuss about how the further process takes place after pregnancy. Okay, so that's all about today's class. I hope you enjoyed it. Thank you and have a nice day.